नमस्कार, आप सभी का आशा संवाद में हार्दिक स्वागत है। आशा संवाद एक ऐसा मंच है जहां हम स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में पिछली बार आपने बाल्यावस्था कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे इसके उपचार एवं प्रदाय की जा रही सेवाओं के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हम स्वागत करते हैं अपने अतिथि डॉक्टर महेश महेश्वरी जी का। सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों में होने वाला कैंसर या बाल्यकाल कैंसर बड़ों के कैंसर से अलग होता है और आप सब आशाओं को यह जानकर खुशी होगी कि अगर बच्चों में कैंसर के लक्षणों का समय पर आकलन कर लिया जाए तो लगभग 70 से 95% कैंसर को ठीक किया जा सकता है। आप सबको यह जानकर और भी खुशी होगी कि बाल्यावस्था कैंसर का उपचार अब हमारे प्रदेश में भी संभव है और सरकार द्वारा इसके लिए विभिन्न संस्थानों एवं योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क या सुलभ उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। बाल्यावस्था कैंसर में आशा बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे बच्चों की पहचान, समय पर रेफरल, परिवार का मार्गदर्शन एवं उपचार के दौरान सहयोग सुनिश्चित कर सकती हैं। धन्यवाद सर, आपके इस अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। इसी कड़ी में अब हम बताने जा रहे हैं बाल्यावस्था कैंसर का उपचार करने के लिए किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और कहां-कहां पर ये सुविधा उपलब्ध है तथा सरकार व सहयोगी संस्थाओं द्वारा किस प्रकार बच्चों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रिय आशा कार्यकर्ताओं, मैं आप सभी का आशा संवाद बाल कैंसर के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से हम मध्य प्रदेश के कैंसर पीड़ित बच्चे और उनके परिवारों तक अपनी सेवाएं पहुंचा पा रहे हैं। कैनकिड्स में सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैंसर से प्रभावित बच्चे को निःशुल्क और प्रभावी उपचार मिल सके। ये करुणा के साथ सेवा, संवेदनशीलता के साथ विज्ञान और मानवीय मूल्यों से युक्त व्यवस्था का विषय है। इसी सोच को हम कैनकिड्स का सेवा मॉडल कहते हैं। भारत में जब किसी बच्चे को कैंसर का पता चलता है तो वो केवल बीमारी से नहीं लड़ता, पूरा परिवार डर, दूरी, आय की हानि, जानकारी की कमी और कई बार सामाजिक अकेलेपन से जूझता है। हमारा सेवा मॉडल इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी बच्चा और कोई भी परिवार इस लड़ाई में अकेले ना रहे। इस सेवा मॉडल व एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है। सेवा दान नहीं, सेवा हमारी जिम्मेदारी है। जब कोई बच्चा स्वास्थ्य प्रणाली में प्रवेश करता है, उस क्षण से लेकर उपचार, उसके बाद हम परिवार के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। तो इसमें शामिल है शीघ्र पहचान, शीघ्र डायग्नोस्टिक्स या डायग्नोसिस, समय पर रेफरल, उपचार सहयोग और पेशेंट नेविगेशन, पोषण और भावात्मक और मनोवैज्ञानिक देखभाल, आवास, रहने की जगह, आने जाने के लिए परिवहन या खर्चा, शिक्षा की निरंतरता, सर्वाइवरशिप और दीर्घकालिक फॉलोअप और आवश्यकता पड़ने पर पैलिएटिव केयर या अंतिम चरण की देखभाल। हम मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कैंसर से पीड़ित हर बच्चे को जीवित रहने और आगे बढ़ने का पूरा अधिकार मिले। बाल कैंसर का उपचार। बच्चों में कैंसर का इलाज अलग अलग तरीकों से किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, टारगेटेड थेरेपी। इलाज का तरीका कैंसर के प्रकार, उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र पर निर्भर करता है। कीमोथेरेपी की दवाओं से कुछ तुरंत होने वाले और कुछ लंबे समय तक रहने वाले साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इलाज के बाद भी बच्चे की समय समय पर जांच, फॉलोअप कराना जरूरी है। इलाज की अवधि 6 महीने से लेकर 2.5 साल या उससे ज़्यादा हो सकती है। यह कैंसर के प्रकार पर निर्भर करता है। कैंसर रोगियों के इलाज और सहायता के लिए अब हम जानेंगे कि कौन सी सरकारी योजनाएं लागू हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ग्राम में निकटस्थ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्क्रीनिंग एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के सभी नागरिक इसका फायदा उठा सकते हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत साल भर में रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रति परिवार करा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसके लिए पात्र होते हैं। मध्य प्रदेश की कैंसर कीमोथेरेपी योजना के तहत नामित सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क कीमोथेरेपी उपचार एवं चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष के तहत चिन्हित क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में कैंसर का इलाज कराने के लिए रुपए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए आवश्यक है कैंसर से पीड़ित होना एवं गरीबी रेखा के नीचे उस मरीज का होना। आइए अब हम जानते हैं कि सरकार के साथ साथ शासन की सहयोगी संस्था कैन किड्स का सेवा मॉडल किस तरह से कैंसर पीड़ित बच्चों एवं परिवार को इस कठिन यात्रा में पूरी तरह से सहयोग देता है। मेडिकल उपचार सहायता, पोषण सहायता, बच्चों की मनोवैज्ञानिक सहायता, बच्चों की शिक्षा, बच्चों को जानकारी एवं मार्गदर्शन, सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग के साथ वित्तीय सुरक्षा और भोपाल जैसी जगह में घर से दूर एक घर, होम अवे फ्रॉम होम की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। आइए अब हम इन सारे सेवाओं को क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों के कैंसर का इलाज अब पूरी तरह से संभव है। इसके लिए भोपाल के एम्स, इंदौर के MY अरविंदो चोइथराम अस्पताल, जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, रीवा का श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और ग्वालियर का कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस सेवा मॉडल के तहत बच्चों का उपचार एवं पूरी सहायता की जा रही है ताकि मध्य प्रदेश में बाल कैंसर में परिवर्तन लाया जा सके। कैंसर का इलाज माता पिता के लिए बहुत उलझन भरा और डरावना हो सकता है। अस्पताल पर मौजूद सहयोगी इकाई कैन किड्स के पेशेंट नेविगेटर और सामाजिक कार्यकर्ता इलाज की शुरुआत से ही परिवारों का मार्गदर्शन करते हैं। वो अस्पताल की प्रक्रिया को समझाते हैं और सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहयोग और जरूरी दस्तावेज पूरा कराने में भी मदद करते हैं। इसमें आयुष्मान कार्ड, आधार समग्र, गरीबी रेखा राशन एवं अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मेडिकल एवं उपचार की सहायता, कोई भी बच्चा पैसों की कमी से इलाज से वंचित ना रहे, इसलिए अस्पताल पर मौजूद की समाज कार्यकर्ता इलाज से जुड़ी हुई मेडिकल जांच, दवाइयों की व्यवस्था, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड डोनेशन एवं अस्पतालों से समन्वय बनाने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहते हैं एवं उनकी मदद करते हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के कैंसर से ठीक हो चुके, वे माता पिता हैं जिनके अपने बच्चे कैंसर से ठीक हो चुके हैं, इसलिए वो परिवारों के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं और पथ प्रदर्शक पारिवारिक सहायता समूह के तहत अनुभवी माता पिता नए परिवारों को सही इलाज तक पहुंचाने में मदद भी करते हैं। शिक्षा की सहायता, इलाज के साथ साथ उस बच्चे की शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में उपचार के दौरान रेडियो कीमोथेरेपी एवं भर्ती रहने के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में भी संस्था पूरी तरह से मदद करती है। कैंशाला में ऑनलाइन माध्यम से घर से दूर एक घर में अस्पताल आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत एजुकेशन किट, लर्निंग मटेरियल दी जाती है और साथ में छात्रवृत्ति सहायता के माध्यम से बच्चे की पढ़ाई पूरी तरह से जारी रखी जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को आर्ट, म्यूजिक, कहानी और कई गतिविधियों को शामिल किया जाता है ताकि उनका मनोबल पूरी तरह से बना रहे और उन्हें ऐसा ना लगे कि वो शिक्षा से वंचित हैं। मजबूत शरीर ही बेहतर इलाज का परिणाम जल्दी ला सकता है। इसके लिए संस्था द्वारा पोषण की सहायता भी की जाती है। अच्छा पोषण बच्चे के ठीक होने की नींव है। डाइटिशियन अस्पताल की टीम के साथ मिलकर पूरी तरह से एक बच्चे का अलग से पोषण की योजना तैयार करती है। कैंसर के इलाज के दौरान उचित पोषण, पौष्टिक राशन किट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए भी राशन सहायता और टेली काउंसलिंग के माध्यम से पोषण का उचित परामर्श निरंतर दिया जाता है। कैंसर से पीड़ित बच्चे के लिए संक्रमण से बचाव होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखना होता है। ऐसे तमाम बच्चों को साफ सफाई और संक्रमण के नियंत्रण के संबंध में भी संस्था की डाइटिशियन के द्वारा संक्रमण से दूर रहने के तरीके और साफ सफाई को किस तरह से निरंतर रखा जाता है, इस विषय में भी निरंतर समझाइश दी जाती है। साथ में साफ सफाई किट भी मुहैया कराई जाती है। मजबूत मन ही सफल इलाज की नींव रखता है। बच्चे और बच्चे के माता पिता जब एक मनोवैज्ञानिक संकट से कैंसर होने पर गुजर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बच्चों एवं अभिभावकों की निरंतर काउंसलिंग की जाती है। उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान किया जाता है। इसके लिए डर और तनाव को कम करना पहली प्राथमिकता रखी जाती है।
कैंसर के इलाज की अवधि में बच्चे एवं माता पिता को मनोवैज्ञानिक मजबूती एवं चिंता मुक्त वातावरण देने के लिए मनोरंजन बतौर समय समय पर आने वाले त्योहारों को उत्सव के साथ मनाया जाता है और साथ में ही भ्रमण, सैर सपाटा के माध्यम से कई मनोरंजक गतिविधियां कराई जाती हैं। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं मॉडल के तहत लगातार भावनात्मक सहारा बच्चों एवं माता पिता को दिया जाता है और सामाजिक कार्यकर्ता परिवार के साथ पूरी तरह से मौजूद रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं और मुश्किल समय में उन्हें भरोसा देते हैं। घर से दूर एक घर, एम्स भोपाल के नज़दीक ही घर से दूर एक घर जैसे आवास की और सुलभ तरीके से पौष्टिक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। दूसरे शहर से इलाज कराने आए हुए, सुदूर ग्रामीण अंचलों से आए हुए पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को रहने के लिए आवास की सुविधा मुहैया कराता है। इलाज के दौरान रहने की व्यवस्था के साथ साथ ही सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण, पोषण किट और हाइजीन किट की व्यवस्था करता है ताकि इलाज के दौरान परिवार को पूरी तरह से सहारा मिल सके। कैंसर पीड़ित बच्चा एवं उसके परिवार को यहाँ पर उनके हिसाब से रसोई की व्यवस्था एवं रहने की व्यवस्था भी दी जाती है ताकि माता पिता बच्चे की रुचि अनुसार एवं डॉक्टर की सलाह अनुसार उसको पोषण प्रदान कर सकें। ऑनलाइन ओपीडी सेवाओं के जरिए इलाज में भी निरंतरता बनी रहे, यह भी संस्था सुनिश्चित करती है ताकि कोई भी बच्चा इलाज से वंचित ना रहे। कैंसर के इस कठिन समय में उनके जीवन में हमारा प्रयास रहता है कि सुकून और शांति के कुछ पल उन्हें वापस मिल सकें और खुशियां उनके जीवन में वापस लौट सकें। समाज में आशा कार्यकर्ताओं की महती भूमिका को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ में संस्था के द्वारा प्रदेश भर में आशा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद आशा पर्यवेक्षकों द्वारा भी अपने क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं को निरंतर बाल्यावस्था कैंसर के बारे में जानकारी प्रदान की जाकर समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है। कैंसर का लंबा इलाज चलने के बाद एक बच्चे के जीवन को फिर से सामान्य बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इलाज के बाद उसके जीवन को सामान्य बनाने के लिए सर्वाइवरशिप एवं पुनः एकीकरण के कार्यक्रम संस्था के द्वारा लगातार किए जाते हैं, जिसके तहत प्रशिक्षण, सशक्तिकरण, पुनः एकीकरण, फेलोशिप प्रोग्राम सर्वाइवर्स को आगे बढ़ने में मदद करता है। और आज संस्था के साथ हजारों बच्चे बतौर सर्वाइवर एवं उनके माता पिता एक प्रेरणा बनकर दूसरे बच्चे को कैंसर की बीमारी से पूरी तरह जीत दर्ज करने में मदद करते हैं और साथ में ये संदेश देते हैं कि कैंसर की इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। कोई भी बच्चा और परिवार अकेला नहीं होना चाहिए। आशा कार्यकर्ता के रूप में आपकी सही जानकारी और मार्गदर्शन परिवारों को समय पर मदद दिला सकता है। यही नहीं, आपकी भूमिका एक बच्चे का पूरा जीवन बचाने का काम कर सकती है। याद रखें, कैंसर की इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के सहयोग से हम और आप साथ मिलकर कैंसर से लड़ाई में हर बच्चे के साथ। इससे हमें ये समझ में आता है कि सही समय पर उपचार और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर बच्चों को स्वस्थ जीवन प्रदान किया जा सकता है। आशा बहनों, अब समय है प्रेरक कहानी का। आज हम देखेंगे मुरैना जिले की आशा बहन श्रीमती रामवती की प्रेरक कहानी। उनकी जागरूकता एवं सतर्कता ने समय रहते गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित गर्भवती की जान बचाई। कुटवार सेक्टर के ग्राम बसेठा में आशा श्रीमती रामवती सेन ने घर घर संपर्क करने के दौरान एक 8.5 माह की उच्च जोखिम गर्भावस्था के लक्षणों वाली गर्भवती पाई, लेकिन वो गर्भावस्था से संबंधित स्वास्थ्य सेवा लेने से डर रही थी। आशा ने गर्भवती के डर को समझा और स्वयं पहल कर उसके परिवार से विस्तृत बातचीत की। चर्चा के दौरान ये सामने आया कि महिला की अंतिम जांच 4थे माह में हुई थी, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन स्तर अत्यंत कम 4.8 ग्राम पाया गया था। वो जांच कराने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसकी आगे की जांचें नहीं हुई। परिवार को गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान गंभीर एनीमिया से होने वाले जानलेवा जोखिमों की जानकारी नहीं थी और वो इसे एक सामान्य प्रक्रिया मान रहे थे। जीवन के खतरे की गंभीरता को समझते हुए आशा रामवती ने महिला एवं उसके परिवार को लगातार परामर्श दिया। उन्होंने मां और शिशु दोनों के लिए संभावित जटिलताओं को स्पष्ट रूप से समझाया और तुरंत चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया। आशा के निरंतर प्रयासों और काउंसलिंग से परिणाम स्वरूप
अंततः परिवार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कैंप में जाने के लिए सहमत हुआ। कैंप में पुनः जांच किए जाने पर हीमोग्लोबिन स्तर और गिरकर 4.6 ग्राम आया। तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने महिला को जिला चिकित्सालय रेफर किया और महिला को 2 यूनिट रक्त चढ़ाया गया। आशा घर पर जाकर लगातार फॉलोअप करती रही। इसके पश्चात 1 सप्ताह बाद उनका सुरक्षित प्रसव हुआ और 2.3 किलोग्राम वजन की बालिका का जन्म हुआ, जो कि कम जन्म वजन की श्रेणी कहलाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आशा रामवती सेन एवं आशा सहयोगी शकीला बेगम प्रसूता और शिशु की जांच के लिए उनके घर गए। मां और परिवार को शिशु को ठंड से बचाव, कंगारू मदर केयर तथा केवल स्तनपान पर परामर्श दिया। माता क्योंकि गंभीर एनीमिक थी, अतः उसे पोषण संबंधी परामर्श व प्रति दिवस IFA खाने के लिए प्रेरित किया। आशा द्वारा लगातार 7 दिवस तक एवं उसके पश्चात के निर्धारित दिवसों में गृह भ्रमण कर माता और शिशु की जांच कर ये सुनिश्चित किया गया कि दोनों में कहीं कोई खतरे के लक्षण तो नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आज माता और शिशु दोनों ही स्वस्थ हैं। इस शिशु की गृह भेंट अभी भी आशा द्वारा की जा रही है। ग्राम बसेठा की आशा रामवती की कहानी ये दर्शाती है कि किस प्रकार आशा द्वारा छिपे हुए उच्च जोखिम मामलों की पहचान, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति झिझक को दूर करना एवं समय पर रेफरल सुनिश्चित करना मातृ एवं नवजात जीवन को सुरक्षित बना सकता है। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर सत्र की ओर। इस सत्र में आशा बहनों द्वारा पिछले एपिसोड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे। विषय विशेषज्ञ, इस सत्र में आपका स्वागत है। जिला शाजापुर के ब्लॉक पोलाय कला के ग्राम नरोला हीरापुर की आशा श्रीमती ममता प्रजापति का सवाल है, क्या शिशु गर्भ से ही कैंसर से पीड़ित हो सकता है? शिशु गर्भ से ही कैंसर से पीड़ित हो सकता है। बच्चों में होने वाले कैंसर सबसे ज़्यादा जो है वो खून के कैंसर या ब्लड कैंसर है और वो जन्मजात हो सकते हैं, गर्भ में भी हो सकते हैं। जिला सागर के ब्लॉक मालथौन की आशा सुपरवाइजर श्रीमती बबीता यादव एवं जिला धार के ब्लॉक मनावर के ग्राम सिंघाना कला की आशा श्रीमती संध्या कामेश का सवाल है कि बच्चों में किस वजह से कैंसर की बीमारी होती है? बच्चों में कैंसर की बीमारी किसी न किसी जेनेटिक कारणों से ही होती है, जिसको हम जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। बड़ों की तरह कैंसर बच्चों में नहीं होता। बड़ों में तंबाकू से हो सकता है कैंसर, स्मोकिंग से हो सकता है कैंसर, लेकिन बच्चों में कैंसर सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर होता है, जो कि किसी न किसी जेनेटिक कारण से ही होता है। और दूसरे कैंसर जो बच्चों में होते हैं वो भी जेनेटिक कारणों से ही होते हैं। जिला जबलपुर के ब्लॉक पनागर के ग्राम लम्हेटा की आशा श्रीमती अंजना यादव का सवाल है कि क्या शरीर में छोटी छोटी गांठ भी कैंसर हो सकती है? बच्चों में छोटी छोटी गांठें होना एक आम बात है, क्योंकि बच्चों की वो उम्र ऐसी है कि जिसमें टॉन्सिल में गांठ होना, गले में छोटी छोटी गांठ होना ये आम बात है। लेकिन अगर वो गांठ लगातार बनी रहती है या अगर उसका साइज बढ़ रहा है और गांठ में दर्द नहीं है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो कैंसर हो सकता है। क्योंकि अमूमन जो गांठें होती हैं, चाहे वो टॉन्सिल की गांठ हो या किसी सिर में कोई फोड़े फुंसी की वजह से गले में गांठ हो, तो वहाँ पे दर्द होगा। लेकिन कैंसर वाली गांठों में अमूमन दर्द नहीं होता है और वो समय के साथ लगातार बढ़ती रहती हैं, तो हमें वहाँ पे शंका होनी चाहिए कि वो कैंसर हो सकता है। जिला रीवा के ब्लॉक जवा ग्राम खाजा की आशा रीना देवी कोल का प्रश्न है कि अगर 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों में लगातार रीढ़ की हड्डी व पैरों में दर्द बना रहे, तो ये किस बीमारी का संकेत देता है? 10 से 12 वर्ष के बच्चों में अगर लगातार रीढ़ की हड्डी में दर्द या पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो नॉर्मली तो ग्रोइंग पेन हो सकता है, जो कि बच्चों के बढ़ने की वजह से हड्डियों में दर्द होता है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में पर्टिकुलरली दर्द है और अगर हड्डी में दर्द है, जोड़ों में नहीं हड्डी में दर्द है, तो वह किसी न किसी तरह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। क्योंकि ब्लड कैंसर में हड्डियों में दर्द होता है और जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है वो कई बार ब्रेन के कैंसरों की वजह से या किसी दूसरे कैंसर मास की वजह से होता है। तो अगर वह बना हुआ है, साधारण दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें यह आशंका होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए।
एक आशा श्रीमती सुरेखा अरख जानना चाहती हैं कि बच्चों का कैंसर ठीक होने के चांसेस होते भी हैं या नहीं। बच्चों में कैंसर ठीक होने की पूरी संभावना है। 70 से 80% केसेस में बच्चों में कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सबसे ज्यादा बच्चों में ब्लड कैंसर होता है और भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं जहां कैंसर का इलाज हो रहा है, जिसमें हमारी संस्था भी है, दूसरे कॉलेजेस भी हैं, वहां जो हम बच्चों में कैंसर का इलाज कर रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसलिए बच्चों में अगर कैंसर हो तो घबराना नहीं है। समय पे बच्चों को ऐसी संस्था में भेजना है जहां उनका समुचित इलाज हो सके और वह पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और आने वाले 50-60 साल का जीवन जी सकते हैं और समाज में सहयोगी बन सकते हैं। आशा कार्यकर्ता गुलनार शेख, जिला नीमच का सवाल है कि नवजात शिशु में हर्निया होने का क्या कारण होता है। हर्निया क्या होता है? हर्निया में जब हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको ढकने वाली झिल्ली होती है जो अंगों को आपस में अलग अलग करती है। जब कभी इस झिल्ली में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसे हम हर्निया कहते हैं। तो बच्चों में जो हर्निया होता है वो जन्मजात हर्निया जो होता है वो कई बार समय के साथ उसमें सुधार आ जाता है। बिना सर्जरी के भी वो शायद इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकता है। अदरवाइज अगर उसमें सुधार नहीं आता है तो हमें बच्चों के सर्जन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसे शल्य क्रिया या सर्जरी से ही ठीक किया जाता है। यशोदा अहिरवार, आशा कार्यकर्ता सुल्तानगंज, जिला रायसेन का कहना है कि आशा संवाद में बाल्यावस्था कैंसर के लक्षणों के बारे में बताया गया है। इसी के साथ महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे बच्चेदानी का कैंसर, स्तन का कैंसर और भी अन्य कैंसर के बारे में भी बताएं। महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे बच्चेदानी का कैंसर है या स्तन कैंसर, ये अपने आप में बहुत वृहद विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और आज हमारी चर्चा है वो बेसिकली बच्चों में होने वाले कैंसर पे है। तो स्तन कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के बारे में हम कभी अलग से बात कर सकते हैं क्योंकि अपने आप में वो एक बड़ा टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। ये सत्र हमारी आशा बहनों की शंकाओं के समाधान के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। आज के आशा संवाद में हमने बाल्यावस्था कैंसर के उपचार, सरकार एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध सेवाओं तथा आशा बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जाना। आप सभी आशा बहनों से अपेक्षा है कि आप अपने क्षेत्र में बच्चों को इस प्रकार के संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान कर और उन्हें उचित स्वास्थ्य संस्थान तक भेजने में सहयोग करेंगी। आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। नमस्कार। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें और अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में लिखेंगी। आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते